Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back with another video. Let me introduce first myself Choikali Chhatra, currently working as a nursing officer at AIIMS and आज का वीडियो में मेनली बताने वाली हूँ कि नॉर्सेट क्या है। सो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि इट्स ऑल अबाउट नॉर्सेट। सो बहुत सारा जूनियर फ्रेशर्स के दिल में ये क्वेश्चन रहता है कि मुझे एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे बनना है, तो इसका प्रोसेस क्या है, एग्जाम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहता है। तो ये सारी टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल्स में बात करने वाली हूँ। नॉर्सेट क्या है, नॉर्सेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, एज क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है, मेजर सब्जेक्ट क्या है। सो बहुत ही डिटेल्स में मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first of all, we should know about NORCET. What is NORCET? NORCET is the Nursing Officer Common Eligibility Test, which is conducted by AIIMS New Delhi. NORCET के थ्रू AIIMS में एंड अदर बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड अभी रिसेंटली ESIC में भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो और किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको नॉर्सेट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तक तो क्लियर है कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको नॉर्सेट एग्जाम देना पड़ेगा। हम जान लेते हैं कि नॉर्सेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो नॉर्सेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि इफ़ यू हैव BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग and also if you are a GNM student with 2 years experience in a 50 bedded hospital, then you are also eligible for NORCET examination। ठीक है, और सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू शुड हैव अ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड INC। ठीक है, सो ये यू शुड बी अ रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ अंडर स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो बहुत सारे बच्चों के दिल में ये क्वेश्चन रहता है, मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मुझे ही एक जूनियर ने पूछा कि दीदी मेरा जो कॉलेज है वो अभी INC रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, मतलब INC के अंदर रजिस्टर तो नहीं है लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है, तो मैं क्या नॉर्सेट के लिए एलिजिबल हूँ? यस, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर नॉर्सेट, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आप देख पाओगे कि इसमें एक और रहता है कि आइदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर ये रजिस्टर्ड होना चाहिए और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर कॉलेज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो अब आते हैं कि एज लिमिट के बारे में। सो एज लिमिट इज फ्रॉम 18 to 30 ईयर्स एंड मतलब 18 to 30 ईयर्स के बीच में जिन लोगों का एज है वही नॉर्सेट के लिए एलिजिबल है, लेकिन एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो देयर। फॉर SC/ST कैंडिडेट 5 year एज रिलैक्सेशन इज गिवन and for OBC candidate 3 year age relaxation is there and for PWD candidate 10 years age relaxation is there and central government employees के लिए भी age relaxation है, वो rules according है। ठीक है, तो अभी एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है? नॉर्सेट एग्जाम जो है वो 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट वन इज द स्टेज 1 एंड सेकेंड वन इज द स्टेज 2। फर्स्ट वन जो स्टेज 1 है वो है प्रिलिमिनरी एंड स्टेज 2 इज द मेंस एग्जाम। सो प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या होता है? प्रिलिमिनरी एग्जाम इज बेसिकली अ क्वालिफाइंग एग्जाम। द मोड ऑफ द एग्जामिनेशन इज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इधर 100 मार्क्स का आपको MCQ क्वेश्चन रहता है एंड 90 मिनट्स टाइम रहता है। एंड ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो सब्जेक्ट है मेनली इसमें नर्सिंग का होल सिलेबस रहता है एंड उसके साथ GK GI एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह रहता है। ठीक है, और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो उसके बाद आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो, लेकिन ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका रैंक डिसाइड करने में कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, मतलब इसका मार्क्स और फाइनल रैंक डिसाइड होने में कोई मतलब मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेज 2 के लिए जब एलिजिबल हो रहे हो तो स्टेज 2 इज द मेंस एग्जाम। इसका भी मोड इज द CBT मोड। सो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा एंड इधर 160 नंबर का क्वेश्चन रहता है, मतलब 160 MCQs रहता है एंड 180 मिनट्स के लिए ये एग्जाम है। एंड ये जो मेंस एग्जाम है ये मतलब कंप्लीटली नर्सिंग सब्जेक्ट के बेस में आता है एंड मेनली इधर क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है, इधर कोई GK GI रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह नहीं रहता है। एंड ये जो एग्जाम है ये आपका फाइनल रैंक डिसाइड करने में हेल्प करेगा। चलिए थोड़ा क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहता है? स्टेज 1 में मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बोला कि अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर रहे हो तो ही आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो। तो स्टेज 1 में क्या मतलब कितना नंबर ले आना पड़ेगा तब आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे, ये क्वेश्चन तो आपके दिल में रहेगा ही। तो चलिए वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 1 में UR एंड EWS कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल ले आना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, एंड OBC के लिए 45 परसेंटाइल, SC/ST के लिए 40 परसेंटाइल एंड आप PWBT कैंडिडेट हो तो आपको 5 परसेंटाइल एक्स्ट्रा एज मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। मतलब आप अगर
यू आर PWBD है देन आप 45 परसेंटाइल में ही आप क्वालिफाई कर जाओगे, और अगर आप नॉर्मल यू आर हो तो आपको 50 परसेंटाइल ले आना पड़ेगा। तो ऐसा ठीक है, हर एज कैटेगरी में आपको 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये गया तो स्टेज 1 के बारे में मैंने बोला कि स्टेज 1 का ये। स्टेज 2 में भी सेम है, स्टेज 1 में वो था परसेंटाइल, स्टेज 2 में आपको ले आना पड़ेगा परसेंटेज, मतलब आपको 50 यूआर एंड ईडब्ल्यूएस का 50%, ओबीसी का 45%, SC ST 40% एंड PWBD एज सच सेम। तो ये था आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। ठीक है, लेकिन इधर भी एक ट्विस्ट है, अगर आप 50 परसेंटाइल भी ले आ रहे हो फिर भी आपको कभी कभी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो एग्जाम का वैकेंसी निकालते हैं उसका 5 टाइम्स क्वालिफाइंग कैंडिडेट को ही मतलब स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। तो वो 5 टाइम्स कैंडिडेट अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो आप अगर 50 परसेंटाइल भी ले आ रहे हो तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो वैकेंसी के 5 टाइम्स मतलब वैकेंसी जितना, सपोज वैकेंसी 3000 आया है, ठीक है, तो उसका 5 टाइम्स मतलब 15,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एंड वो हर कैंडिडेट को वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है और परसेंटाइल है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ये था एग्जाम का क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम का मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट क्या क्या रहता है। एग्जाम का मेजर सब्जेक्ट हमें ऑलमोस्ट सबको पता है कि जो जो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में वही मेजर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, नेक्स्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सारे मेजर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट क्या क्या है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे माइनर सब्जेक्ट फॉर नॉर्सेट एग्जाम। पूरा सारे एग्जाम देने के बाद, मेंस देने के बाद अगर आपका अच्छा खासा रैंक आ रहा है देन आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट एंड ड्रीम इन एम्स जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है कि सीट अलॉटमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, मेडिकल वगैरह बहुत कुछ होता है। वो जो प्रोसेस है मैं आपको कोई एक दूसरा वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी। अगर आपका ये क्वेरीज है तो डेफिनेटली मैं इसके ये टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करूँगी। लेकिन आज का वीडियो इतना तक ही है। मैं विश करती हूँ, प्रे करती हूँ कि सबका अपना ड्रीम एम्स, ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल जाए और सारे लोग जो नॉर्सेट और एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो वो सारे लोगों का ड्रीम फुलफिल हो जाए। तो आज का वीडियो इतना तक ही है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं आपके लिए बहुत सारा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ला पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।